अब मैं डॉक्टर वेदेही गुप्ता का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। डॉक्टर वेदेही गुप्ता एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उन्होंने आरबीडीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से बीएचएमएस और एमडी की है। और 3-4 साल वर्ष इन्होंने डॉक्टर राम बालक सिंह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी अपना योगदान दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी फिलहाल वर्तमान में ये पश्चिम चंपारण बिहार में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। तो आज का जो डॉक्टर वेदेही का टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल डिले। बच्चों में जो डेवलपमेंटल डिले होता है और होम्योपैथी का इसमें क्या योगदान रहता है, इसके ऊपर डॉक्टर वेदेही गुप्ता अपना आज सेशन। तो डॉक्टर वेदेही, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, ma'am. I'm just sharing my screen. हाँ जी, दिख रहा है आपका स्क्रीन। Is my screen visible? हाँ जी मैम, बिल्कुल विजिबल। Okay. सो टॉपिक है डेवलपमेंट डिले एंड होम्योपैथी। तो डेवलपमेंट डिले यानी कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है एक बेबी का, जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसको कि हम लोग माइलस्टोन भी कहते हैं कि एक माइलस्टोन है, एक स्टेप ये इसका चेंज आएगा, उसके बाद फिर फर्दर जो चेंजेस आएंगे दैट इज़ माइलस्टोन। तो एक नॉर्मल पैटर्न है, बट इसी में अगर कुछ डिले होता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, ये मल्टीफैक्टोरियल है, उसको डेवलपमेंटल डिले कहेंगे या फिर डिलेड माइलस्टोन कहेंगे। तो डिलेड माइलस्टोन के बारे में एंड होम्योपैथी के बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सो डेफिनेशन है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन आर की फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स दैट चिल्ड्रन टिपिकली अचीव विद इन स्पेसिफिक एज रेंजेस। यानी कि जो भी एक सर्टन जो बेबी है उसका फिजिकल चेंज, कि पहले वो बैठता था, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हो रहा है, क्रॉल कर रहा है, ये सारा फिजिकल में है। कॉग्निटिव, वो चीज़ों को कैसे समझता है, कैसे चीज़ों को याद रखता है। सोशल, कि कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, अकेले रहता है या सबसे मिलता जुलता है, दोस्त बनाता है। एंड इमोशनल स्किल्स, कि बहुत ज़्यादा एंगर है, इरिटेबल है, लोगों से रिलेटेड करता है या नहीं करता है। तो ये सारा स्टेप है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट चिल्ड्रन टिपिकली अचीव विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। ये एक रेंज है कि एक सर्टेन पॉइंट है, एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, उसके बीच का जो फेज है वो एक रेंज है। ये नहीं कि कोई बच्चा है वो 5 मंथ का हो गया तो उसमें ये सर्टेन चीज़ होना ही चाहिए। वो एक रेंज होता है कि 5 मंथ से लेकर के 7 मंथ तक या 8 मंथ तक, या फिर 6 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक, 10 मंथ तक, वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन है जिसको कि हम लोग कंसिडर करते हैं। ये नहीं कि कोई सर्टेन बच्चा है जो कि 5 मंथ का है वो बैठ रहा है, लेकिन पड़ोसी का जो बच्चा है वो 5 मंथ का है, 6 मंथ का है, 7 मंथ का है, बट वो नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए फिर हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। इस तरीके से नहीं होता है, वो एक रेंज होता है। तो इस रेंज को हमेशा कंसीडर करना है, कोई एक पॉइंट नहीं है कि ये सर्टेन पॉइंट है, इसी समय ये डेड जो टिपिकल माइलस्टोन है उसको फॉलो करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलेड माइलस्टोन को हम लोग डेवलपमेंटल डिले भी कहते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसमें डिले हो रहा है। डेवलपमेंटल लैग भी कहते हैं, यानी कि जो बच्चा है वो बाकी अपने पीयर्स से, फ्रेंड से थोड़ा पीछे छूट रहा है, दैट इज डेवलपमेंटल लैग। Child development is a continuous process with a predictable sequence, yet having a unique course for every child. यानी कि पहले बच्चा जो है वो लेटा हुआ है, फिर धीरे धीरे वो बैठा, फिर वो क्रॉल करने लगा, फिर वो चेयर के सपोर्ट से खड़ा हो रहा है, फिर वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अच्छा बैठ रहा है, अब कुछ मंथ के बाद जो है वो क्रॉल करेगा अपने हाथ और पैर के हेल्प से, फिर कुछ दिन बाद वो खड़ा होने लगेगा। बट ये एक स्टेप बाय स्टेप है, बट इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो जल्दी बैठने लगा है वो जल्दी चलने भी लगेगा, ऐसा नहीं होता है। Delay milestone refer to a lag in achieving these developmental milestone compared to peers of the same age। तो सेम एज ग्रुप में बाकी जो लोग हैं उसमें उन लोग से अगर कंपेयर करें तो इसका जो भी सारा चेंजेस है वो थोड़ा लैग कर रहा है। यानी कि बाकी लोग अगर 6 मंथ में कोई सर्टेन एक्टिविटी कर रहे थे तो हो सकता है कि ये 8 मंथ में करें, 9 मंथ में करें। तो जब ये सर्टेन एज से ज़्यादा लैग करता है दैट इज़ कॉल्ड डिलेड माइलस्टोन। Epidemiology: there are approximately 52.9 million children worldwide under the age of 5 that are affected by some type of developmental delay।
तो पूरे पॉपुलेशन में देखा जाए तो अबाउट 52.9 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं अंडर द एज ऑफ 5 को एक स्टैंडर्ड एज लिया जाता है कि 5 साल तक में ये चेंजेस आ जाने चाहिए। तो ये एक सर्टेन डेटा है और उस डेटा में भी about 95% of children with these delayed milestone live in countries with low to middle income and have very limited availability of healthcare resources। यानी कि पूरे डेटा में जो 95% है वो सारे लो टू मिडिल इनकम वाले हैं। जो 5% है वही है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में हाई इनकम वाले हैं, जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है तब भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो जेनेटिक हो या किसी और रीजन से हो। अदरवाइज जो 95% है वो लो टू मिडिल इनकम वाले फेज़ में है, जहाँ की प्रॉपर हेल्थ केयर रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, जहाँ की जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड हैं। कॉजेज़, जेनेटिक कॉज डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, यानी कि जो 21 क्रोमोसोम है उसका जब ट्राइजोमी होता है उस केस में बहुत सारा मेंटल रिटार्डेशन होता है, बहुत सारा सिम्टम मिलता है। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है, मेनली मेल ज़्यादा अफेक्टेड होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल, क्योंकि एक्स तो दोनों में है, मेल में भी फीमेल में भी। कैन अफेक्ट मल्टीपल आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो ये सारे केसेस में मेंटल रिटार्डेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। फिर प्री मैच्योर बर्थ, यानी कि कोई बच्चा एक टर्म का फेज़ है कि 37 वीक से लेकर के 42 वीक तक के फेज़ को टर्म बोलते हैं। तो जो 37 से पहले जिसका जन्म होगा वो प्री मैच्योर है और जो 42 के बाद होगा वो पोस्ट मैच्योर है। तो जो प्री मैच्योर है जब वो 37 वीक से पहले जन्म ले रहा है तो उसका सारा एक्टिविटी जो उसका प्रोसेस होना चाहिए था ड्यूरिंग इंटरयूटेराइन लाइफ वो बाद में हो रहा है। तो जो सारी चीज़ें जो पहले उसकी डेवलप हो जानी चाहिए थी वो डेवलपमेंट के पहले ही वो जन्म लिया है, इसलिए उसका सारा प्रोसेस जो है वो नॉर्मली वो डिले होगा ही। सो प्री मेच्योर बेबीज़ में डिलेड माइलस्टोन मिलता ही है, क्योंकि वो अपने पेस पे चल रहा है कि इतना ये जो जो एक्टिविटीज़ है जो जो उसका डेवलपमेंट था, क्योंकि उसका चिक प्रॉपर फॉर्म नहीं करता है, पूरा सारा जो भी ऑर्गन वगैरह वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं रहता है, लंग्स उतना मैच्योर नहीं रहता है, तो इसलिए उसमें वो डिले होगा। फिर हियरिंग लॉस, अनडिटेक्टेड हियरिंग प्रॉब्लम्स कैन स्लो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब कोई बच्चा है उसको हम कह रहे हैं कि मामा बोलो पापा बोलो, बट जब वो सुन ही नहीं रहा है, उसमें सुनने का कैपेसिटी नहीं है, तो वो मामा पापा नहीं बोल सकता है। तो अगर हियरिंग लॉस है तो इसके कारण भी उसका स्पीच जो है वो स्लो होगा, क्योंकि उसको क्या बोलना है उसको नहीं पता है। या फिर उसको हम कह रहे हैं बैठो या उठो तो वो कमांड फॉलो नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको हियरिंग इशू है। तो ये बेसिक चीज़ है। फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, सो कंडीशंस लाइक सेरेब्रल पैल्सी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिजीज डिसऑर्डर्स को कि ASD भी कहते हैं, कैन अफेक्ट मोटर स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। तो जब ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रहेगा उससे कान भी डिलेड माइलस्टोन होगा। लाइक अगर सेरेब्रल पैल्सी है तो ब्रेन उतना प्रॉपर काम नहीं करेगा, ASD है तो वैसे बच्चे थोड़ा शांत रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तो उसका बिहेवियर में ये सारा चेंजेस रहेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अ लैक ऑफ स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़, पुअर न्यूट्रिशन और क्रॉनिक स्ट्रेस में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डिलेज। तो जैसा वो इन्वायरमेंटल अपने आसपास देख रहा है, लाइक अगर कोई बच्चा उसके साथ खेल रहा है वो एक्टिव है तो ये भी एक्टिव होगा। अगर वो डल है या फिर घर में कोई नहीं है, बस मम्मी पापा हैं जो कि अपना मोबाइल चला रहे हैं या फिर अपने काम में बिजी हैं, तो बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने आसपास में एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। या फिर उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर उसको नहीं मिल रहा है, लाइक उसको प्रॉपर मिल्क नहीं मिल रहा है, तो उसका बोन डेवलपमेंट में इशू होगा, जिससे कारण कि उसको चलने में प्रॉब्लम होगा। तो पुअर न्यूट्रिशन भी होगा। फिर क्रॉनिक स्ट्रेस, वो स्ट्रेस उसके फैमिली में कोई स्ट्रेस हो या फिर उसके मदर को स्ट्रेस हो, पेरेंट्स को स्ट्रेस हो, तो वो ऐसा माहौल देख रहा है, उसके कारण भी ये असर पड़ता है। Once a delay in development is identified, the clinician must try and find the etiology of the delay. अगर कोई डिले मिल रहा है तो क्लिनिशियन को देखना होगा कि एक्चुअल में इसका एटियोलॉजी क्या है। लाइक अ चाइल्ड विथ अ स्पीच डिले मे हैव एन अंडरलाइंग हियरिंग प्रॉब्लम। तो कोई बच्चा है उसको बोलने में डिले हो रहा है, उतना नहीं बोल रहा है, तो हो सकता है उसको हियरिंग का प्रॉब्लम होगा, वो सुन नहीं पा रहा है इसलिए वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है। या फिर चिल्ड्रन विथ विजुअल प्रॉब्लम्स में हैव डिले इन मोटर डेवलपमेंट। कोई बच्चा है जो कि प्रॉपर देख नहीं पा रहा है, उसको विजन धुंधला दिख रहा है, तो उसके कारण उसको चलने में प्रॉब्लम होगा, उसका वो मोटर डेवलपमेंट जो हम सोचते हैं कि एक सर्टेन प्रोसेस में चले वैसा नहीं होगा, तो उसका कॉज कुछ और भी हो सकता है, जैसे मोटर डेवलपमेंट का यहाँ पे विजुअल इसका रीज़न हुआ। एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डिलेज, तो अलग अलग एरिया हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, कम्युनिकेशन, सोशल एंड इमोशनल।
फिजिकल में 2 टाइप होता है, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। जब हम लोग पूरा आर्म पूरा लेग यूज़ कर रहे हैं लाइक चलने के लिए उठने के लिए, तो वो ग्रॉस मूवमेंट हुआ। और यही जब हम सिर्फ फिंगर हैंड यूज़ कर रहे हैं फाइन मूवमेंट के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए, कोई टॉय को पकड़ने के लिए, तो वो फिजिकल हुआ। कॉग्निटिव में वो माइंड सेटेड हुआ, लाइक कितना इंटेलेक्चुअल उसका एबिलिटी है, बोलने में वर्बल नॉन वर्बल, जो बोल रहा है वो मीनिंगफुल वर्ड बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, किसी चीज़ पे अटेंशन देता है कि वो अपने में ही बिजी रहता है, किसी चीज़ पे फोकस करता है या फिर न्यूट्रल रहता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, मेमोरी उसका सही है, जो सिखाते हैं वो सीखता है कि नहीं सीखता है, ये सारा कॉग्निटिव में जाएगा। कम्युनिकेशन, स्पीच एबिलिटीज़ एंड यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, वो बात करता है, आपस में किसी से बात कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर सोशल एबिलिटी टू कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट विद अदर्स, दूसरे लोगों से मिलता है और बच्चों के साथ खेलता है या नहीं खेलता है, वो सोशली लोगों से मिक्सअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारा चीज़ है। इमोशनल एबिलिटी टू कोप, कंट्रोल इम्पल्सिस, मैनेज एंगर एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो वो जो भी उसका जो इमोशनल सिचुएशन है उससे वो कोप अप कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो ये सारी चीज़। ये WHO का एक ग्राफ है, 6 ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, कि बच्चा जो है वो बिना सपोर्ट के किस एज में बैठता है। स्टैंडिंग विथ असिस्टेंस, जैसे बच्चा है वो चेयर पकड़ के खड़ा है। हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, हाथ और नी के बल पे कब क्रॉल कर रहा है। वॉकिंग एंड विथ असिस्टेंस, जैसे बच्चा टेबल पकड़े हुए है उसके बाद वो खड़ा है और टेबल को पकड़ पकड़ के चल रहा है। फिर स्टैंडिंग अलोन, बिना किसी सपोर्ट का बच्चा खड़ा रहे। एंड वॉकिंग अलोन, इंडिपेंडेंटली जो बच्चा है वो वॉक करे। तो इसमें नीचे एज इन मंथ दिया हुआ है, लाइक सिटिंग विद सपोर्ट, तो 4 मंथ के आसपास से लेकर के 9 मंथ तक, ये एक रेंज है। ये नहीं कि एग्जैक्ट उसको 4 मंथ में ही चलने लगना है या फिर 9 मंथ में ही चलने लगना है, वो एक सर्टेन रेंज है कि इस रेंज में, तो सारा चीज़ रेंज में ही है। तो जब भी हम कोई माइलस्टोन कंसीडर करेंगे तो इस तरह से रेंज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, स्पेशली जब इस तरह कोई कॉज है लाइक प्री मैच्योरिटी है तो वो डिले होगा। डिले डेवलपमेंट माइलस्टोन इन ग्रॉस मोटर, तो मूवमेंट वगैरह में चलने फिरने में डिलेड माइलस्टोन कब मानेंगे कि वो एक्चुअली में डिलेड है, तो इनएबिलिटी टू सिट विदाउट सपोर्ट बाय 9 मंथ, नॉर्मली 8 मंथ तक जो बच्चा है वो बिना सपोर्ट का बैठ जाता है, बट जब वो 9th मंथ क्रॉस कर गया है उसके बाद भी अगर बच्चा विदाउट सपोर्ट नहीं बैठ रहा है तो वो डिलेड माइलस्टोन में आएगा। तब हमको कंसीडर करना है कि इसका प्रॉपर कुछ अब ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नॉट वॉकिंग इंडिपेंडेंटली बाई 18 मंथ, तो 13 मंथ में बच्चा जो है वो विदाउट सपोर्ट चलने लगता है, वो एक उसका जो लास्ट का फेज हुआ। बट अगर जब वो 18 मंथ के बाद भी जब इंडिपेंडेंटली नहीं चले तो फिर उसको कंसीडर करेंगे डिलेड माइलस्टोन में। फिर डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, बच्चा जब खड़ा हुआ तो वो अपना बैलेंस बनाता है या बार बार गिर जा रहा है, या फिर वो कोऑर्डिनेशन रहता है वॉकिंग में कि नहीं रहता है, कि कुछ पकड़ने जा रहा है तब तक में वो गिर जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन वो मेंटेन करता है एक सर्टेन एज के बाद। अगर वो नहीं करता है तो फिर वो डिलेड माइलस्टोन में कंसीडर होगा। चलने का भी अलग अलग फेज है, जो सबसे नीचे का फोटो है दैट इज़ इमोबाइल इन्फेंट, तो वो 3 तरीके से चलेगा। तो इमोबाइल इन्फेंट जो बीच का फिगर है, क्रॉलिंग ऑन ऑल फोर्स, यानी कि दोनों हाथ दोनों पैर पे वो क्रॉल करेगा, तो इस तरह से वो चलते हुए फिर फाइनली वो वॉकिंग टोडलर वो चलने लगेगा। ये मैक्सिमम केसेस में होता है कि पहले बच्चा जो है वो लेटा हुआ है, फिर धीरे धीरे वो क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है। बट हर केस में बच्चा क्रॉल करे ये ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है, जो सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट पिक्चर है दैट इज़ कमांडो क्रॉल, वो कमांडो क्रॉल करे, कि बच्चा जो पहले इमोबाइल है अपना वो लेटा हुआ है, जब वो और बड़ा होगा तो सब इस तरह से क्रॉल करेगा, जिससे कमांडोज को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो अपने एल्बो और नी पे क्रॉल करता है, उस तरह से बच्चा भी कमांडो क्रॉल करेगा, फिर डायरेक्ट वॉकिंग करने लगेगा। जो टिपिकली है कि अपने पूरे ट्रंक को उठा करके वो क्रॉल करे, हो सकता है कि वो फेज़ नहीं आए, तो वैसे बच्चे को कमांडो क्रॉल कहते हैं, कि वो कमांडो क्रॉल का फेज़ आया, उसके बाद फिर बच्चा जो है वो चलने लगा। एक और फेज आता है दैट इज़ बॉटम शफलिंग, कि पहले बच्चा इमोबाइल इन्फेंट है, फिर वो बॉटम शफलिंग, बॉटम के थ्रू ही वो इस तरह से घिसट घिसट करके चलेगा और फिर अचानक से फिर वो खड़ा होकर चलने लगेगा। उसके केस में भी क्रॉलिंग का फेज़ नहीं आएगा, जो कि ये नॉर्मल फेज़ है। तो अगर कोई बच्चा है वो लेटा रह रहा है, वो क्रॉल नहीं कर रहा है, तो जो ही नहीं कि जो क्रॉल नहीं कर रहा है वो वॉक नहीं करेगा, उसमें और डिले होगा। हो सकता है वो बॉटम शफलर हो, धीरे धीरे वो बॉटम शिफ्ट करते करते चले या फिर कमांडो क्रॉल करते करते चले। फिर है डिले डेवलपमेंट माइलस्टोन इन फाइन मोटर,
किसी भी चीज़ को पिक करने के लिए वो ये सारा प्रोसेस फाइन मोटर हुआ। सो ट्रबल होल्डिंग और मैनिपुलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय 12 मंथ। तो 12 मंथ तक कोई बच्चा किसी सामान को नहीं उठाता है, या फिर मैनिपुलेट मीन्स एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करना या फिर कुछ फेंकना, ये सारी चीज़ अगर 12 मंथ तक नहीं करता, यानी 1 साल तक नहीं करता है, तब ये ट्रबलसम है। नॉर्मली 9 मंथ्स में बच्चा चीज़ों को होल्ड करने लगता है। होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक अ पैलेट, यानी कोई छोटा सा गोली भी है तो वो 9 मंथ में उसको पकड़ने लगेगा बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब, अपने इंडेक्स फिंगर एंड थंब से। और इस प्रोसेस को पिंसर ग्रास्प कहते हैं। तो ये नॉर्मली 9 मंथ में होने लगता है। अगर वो 1 साल का हो गया तब भी अगर ये पिंसर ग्रास्प नहीं मिल रहा है तो फिर ये डिलेड माइलस्टोन नहीं कंसीडर होगा। फिर डिफ़िकल्ट स्टैकिंग ब्लॉक्स और ड्राइंग सिंपल शेप्स बाय एज 3। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि एक के ऊपर एक वो जो मल्टी कलर ब्लॉक्स हैं उसको अरेंज किया जाता है, स्टैकअप किया जाता है। अगर वो इस तरह से डिफ़िकल्टी होता है, उसको स्टैकअप नहीं कर पाता है, या फिर कोई बेसिक ड्राइंग है ट्रायंगल स्क्वायर वगैरह बनाना, ये सारा शेप अगर वो सिंपल शेप है, अगर 3 ईयर्स तक में वो नहीं बनाता है तो फिर वो डिलेड माइलस्टोन में कंसिडर होगा इन फाइन मोटर। फिर डिलेड माइलस्टोन इन स्पीच एंड डिले। तो नॉट बैबलिंग बाय 12 मंथ्स। तो बैबलिंग यानी कि बच्चा जो भी बा बा माँ बोलता है, अगर वो 12 मंथ तक इस तरह से कुछ नहीं बोल रहा है तो वो डिलेड माइलस्टोन में होगा। नॉर्मली 9 मंथ में बच्चा जब वो 22 सिलेबल वर्ड जो बोलता है लाइक टेबल, तो ये सारी चीज़ जो भी 22 सिलेबल वर्ड हुआ वो पहले मोनोसिलेबल बोलता है, फिर धीरे धीरे फिर वो 9 मंथ में वो 22 सिलेबल बोलता है। तो ये बैबलिंग भी 22 सिलेबल वर्ड में आता है। तो 9 मंथ तक में उसको वो बोलता है, बट अगर वो और आगे बढ़ जाए तो वो लाइक 12 मंथ का जो क्राइटेरिया है उसको क्रॉस कर जाए तो वो डिलेड माइलस्टोन में आएगा। फिर डिफ़िकल्टी सेइंग सिंपल वर्ड्स लाइक मामा और डैडा बाय 18 मंथ्स। फिर है स्ट्रगल्स विथ फॉर्मिंग शॉर्ट सेंटेंसेस बाय एज 3 ईयर्स के एज तक में भी अगर वो शॉर्ट सेंटेंस बोलने में उसको मुश्किल हो। नॉर्मली 2 साल का बच्चा जो है वो सिंपल सेंटेंसेस बोलने लगता है, बट अगर 3 साल के एज में भी अगर वो सिंपल सेंटेंस नहीं बोल रहा है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। कुछ रीज़न है कि बच्चा स्लो क्यों बोल रहा है। तो एक जनरल बिलीफ है, देयर इज जनरल बिलीफ दैट बॉयज़ टेंड टू एक्वायर लैंग्वेज लेटर दैन गर्ल्स। लड़कियां जो हैं वो पहले बोलती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। लड़की अगर हेलो बोल रही है तो लड़का एज पे ही अटका हुआ है, अभी वो हेलो बोलना सिखा ही नहीं है, जबकि दोनों सेम एज ग्रुप का है। तो इसके पीछे कुछ रीजन्स है, कुछ रिसर्चेज हैं। जनरली देखा गया है कि 70% गर्ल्स जो है वो अर्ली टॉकर है, वो पहले बोलना शुरू करती हैं, और 30% बॉयज़ हैं जो कि अर्ली टॉकर हैं। तो 70% केसेस में देखा गया है कि जो गर्ल्स है वो पहले बोलती हैं, 30% ही गर्ल्स है जो कि बाद में बोलना शुरू करती हैं इन कंपेरिजन टू बॉयज़। इसका रीज़न एक हार्मोनल रीज़न है, बायोलॉजिकल एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस। हाई लेवल ऑफ प्रीनेटल टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज़ हैव बीन लिंक्ड टू स्लोअर लैंग्वेज डेवलपमेंट, while high level of estrogen in girls is associated with enhanced verbal and social skills। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण वो लैंग्वेज स्लोअर डेवलपमेंट हो रहा है, और एस्ट्रोजन के कारण फीमेल में ये ज़्यादा इन्हेंस्ड होता है। फिर इसका जेनेटिक कॉज में है हायर लेवल ऑफ FOXP2 प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जिसको कि जो ये एक जीन है जिसको कि जनरली लैंग्वेज जीन भी कहते हैं, हैव बीन फाउंड इन ब्रेन्स ऑफ यंग गर्ल्स कंपेयर टू बॉयज़। तो बॉयज़ में ये जीन ज़्यादा मिलता है, लैंग्वेज जीन, इन कंपेरिजन टू बॉयज़। इस कारण गर्ल्स जो है वो अर्ली टॉकर होती हैं। फिर ब्रेन डेवलपमेंट, गर्ल्स ब्रेन्स हैव डेवलप्ड लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरियाज मोर क्विकली। तो जो गर्ल्स का जो ब्रेन है उसका जो ब्रोकाज एरिया है, वर्निक्स एरिया है, जो कि स्पीच से रिलेटेड एरियाज है, वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होता है और जल्दी प्रोसेस करता है इन कंपेरिजन टू बॉयज़। फिर सोशलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, पेरेंट्स में अनइंटेंशनली टॉक मोर टू गर्ल्स एंड इंगेज देम इन कन्वर्सेशनल प्ले वाइल दे फोकस मोर ऑन बॉयज़ विथ फिजिकल प्ले। लाइक हम लोग भी अगर किसी बच्चे से मिलते हैं, अगर वो लड़का है तो उसके साथ कहते हैं चलो थोड़ा सा क्रिकेट खेलते हैं, चलो फुटबॉल खेलते हैं, जबकि कोई लड़की है तो उससे हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो जैसा बच्चा सीखता है वैसे ही करता है। फिर प्ले स्टाइल में गर्ल्स ऑफन ग्रेविटेट टुवर्ड्स सिम्बॉलिक और रोल प्ले। तो गुड्डा गुड़िया का शादी हो गया तो इस तरह का गेम्स गर्ल्स ज़्यादा खेलती हैं इन कंपेरिजन टू बॉयज़। तो जब गुड्डा गुड़िया शादी हो तो उसमें डायलॉग्स ज़्यादा हैं, तो उन लोग का गेम इस तरीके का है कि उन लोग ज़्यादा जल्दी बोलती है, विच इनकरेजेज वर्बल इंट्रैक्शन, while boys may prefer action oriented toys that involves less complex language use।
नॉर्मली बेसिक चीज़ है कि गर्ल्स को कोई एक डॉल गिफ्ट कर रहा है और बॉयज़ को लोग जनरली कार गिफ्ट कर रहे हैं। तो कार इज़ लाइक वो एक्शन के साथ है, वो अपना मूव कर रहा है, तो उसमें डायलॉग्स कम है। और डॉल के केस में डायलॉग ज़्यादा है कि इसको ये करना है, उसको वो करना है। तो ये इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये इस तरीके से है कि फीमेल का जो स्पीच है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और गर्ल बेबीज जो है वो ज़्यादा पहले बोलती हैं। फिर डिलेड में ही children coming from bilingual families may seem to have delayed acquisition of one language, but they eventually catch up in absence of any risk factors. लाइक जो मदर है वो बंगाली है, जो फादर है वो पंजाबी है, तो अब यहाँ पे बच्चे को दो पैटर्न लैंग्वेज का सुनने के लिए मिल रहा है जिसमें कि वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको पता नहीं है कि क्या बोलना है, कभी वो मिक्सअप कर रहा है, कभी कुछ नहीं बोल रहा है ड्यू टू कन्फ्यूज़न। तो जब अगर बाईलिंगुअल फैमिलीज़ है तो उसमें थोड़ा डिले होता है, बट बाद में धीरे धीरे वो कोप अप कर जाता है। तो स्टार्टिंग में स्लो रहता है, बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर डिलेड माइलस्टोन इन सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, लिमिटेड आई कांटेक्ट, बच्चा जो है वो जनरली आई कांटेक्ट नहीं करे, बहुत लिमिटेड करे, और इंटरेक्शन विद अदर्स, बाकी लोगों से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होए, डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग और अंडरस्टैंडिंग इमोशन, अपने इमोशन को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करे या फिर दूसरे का इमोशंस को उतना नहीं समझे, ये सारी चीज़ जो है वो डिलेड फेज में जाएगा। फिर डिलेड माइलस्टोन इन कॉग्निटिव, तो बाय द एज ऑफ 5 देखा जाता है कि जो बच्चा है वो कलर का नाम जानता है कि ये कौन सा कलर है, ये रेड कलर है, वो कम्युनिकेट करना जानता है, एक्सप्रेस करना जानता है, डेली यूज का जो भी सामान है, ये बुक है, ये टेबल है, ये चश्मा है, बोलना जानता है, वो लिखना जानता है, नंबर ड्रॉ कर सकता है, टाइम समझ सकता है कि ये सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, शेप ड्रॉ कर सकता है, काउंट कर सकता है। ये नॉर्मल कॉग्निटिव थिंग्स है जो कि वो एज एट द एज ऑफ 5 वो ये सारी चीज़ सीख जाता है। यही अगर इसमें जब बहुत ज़्यादा डिले होता है, लाइक ट्रबल फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस और सॉल्विंग एज अप्रोप्रिएट पजल्स। नॉर्मली जब हम लोग कोई पजल खरीदते हैं तो उसमें एज लिखा होता है, 2+ एज, 3+ एज, 10+ एज, क्योंकि उसके पहले हो सकता है कि बच्चे के लिए वो सही नहीं हो, लाइक अगर कोई बहुत छोटा छोटा गोली जैसा है तो बच्चा उसको खा सकता है, इसलिए वो एज प्रॉपर। और बहुत ज़्यादा अगर कोई हार्ड पजल है तो कोई छोटा बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर सकता है, तो हर पजल पे जनरली एज लिखा आता है कि ये सर्टेन एज के लिए है। तो अगर बच्चा अपना वो एज अप्रोप्रिएट पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहा है उसके आस तो और उसमें उसको ट्रबल हो रहा है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे डिलेड माइलस्टोन फॉर कॉग्निटिव। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, उसके आसपास में क्या हो रहा है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नया टॉय आया उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नया आदमी आ रहा है घर में, ना उस खुश हो रहा है ना दुखी हो रहा है, एकदम न्यूट्रल है, तो उसका कोई एक्सप्रेशन वैसा नहीं आ रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। डेवलपमेंट डिले 3 तरीके का होता है, आइसोलेटेड, मल्टीपल एंड ग्लोबल। आइसोलेटेड ये जो भी एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव हुआ, मोटर हुआ, स्पीच हुआ, तो कोई सिर्फ सिंगल डोमेन, सिर्फ बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब वो आइसोलेटेड में आएगा। मल्टीपल इन्वॉल्विंग 2 और मोर डोमेन, तो अगर 2 या उससे ज़्यादा डोमेन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मल्टीपल में आएगा। एंड ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, जिसको कि शॉर्ट में GDD भी बोलते हैं, अफेक्टिंग मोस्ट डेवलपमेंट एरियाज, लाइक कोई ऑटिज्म का पर्सन है तो उसका स्पीच भी डिले रहेगा, चलना भी डिले रहेगा, कॉग्निशन भी डिले रहेगा, तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ डिले होता है तो फिर वो GDD में कंसिडर होता है। होम्योपैथिक मैनेजमेंट, बहुत सारा मेडिसिन है, मेनली उसके ये पे कंस्टिट्यूशन के बेसिस पे अगर हम मेडिसिन का बात करें जो कि सबसे अच्छा काम करता है, अगर हम पेशेंट को ओवरऑल देखें, क्योंकि होम्योपैथी में ओवरऑल पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है, तो मेडिसिन भी हम लोग मेनली कंस्टिट्यूशन पे देते हैं। सो पहला मेडिसिन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दैट इज़ कैलकेरिया कार्ब। इट एक्ट्स बेस्ट इन चिल्ड्रेन ड्यूरिंग डेंटिशन, अगर दांत आ रहा है, कैलकेरिया कार्ब यानी कि कैल्शियम, तो जहाँ भी कैल्शियम का चीज़ रहेगा ड्यूरिंग डेंटिशन, तो टीथ है तो वहाँ पे कैल्शियम है, तो डेंटिशन के फेज में कोई प्रॉब्लम रहेगा तब कैलकेरिया कार्ब काम आएगा। ग्रोथ स्पर्ट, अचानक से ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे बोन का साइज़ बढ़ेगा, फिर कैल्शियम का नीड है, वहाँ पे होगा। लर्निंग टू वॉक एंड बोन इंजरीज, अगर कोई बोन इंजरी है फिर उसको ट्रीट करना है, उसको हील अप करना है, फिर कैल्शियम चाहिए, तो ये सारी चीज़ों में कैलकेरिया कार्ब बेस्ट एक्ट करता है। कुछ सिम्टम्स है जो कि स्पेसिफिकली है, लाइक स्लोनेस, कैलकेरिया यानी कि जो शेल है, शेल में जो मोती बनता है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो जस्ट लाइक दैट एज डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, जो कैलकेरिया का पेशेंट रहेगा वो भी बहुत स्लो रहेगा, तो इसमें स्लोनेस बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। अ चाइल्ड हु इज़ डिलेड इन डेवलपिंग मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्किल,
तो मेंटली भी वो उसमें डेवलपमेंट डिले होगा, और जो फिजिकल स्किल है उसमें भी वो डिलेड रहेगा। विथ बेबीज दिस मैनिफेस्ट एज अ डिले इन वॉकिंग एंड टॉकिंग। तो ऐसा बच्चा जो है वो धीरे धीरे चलेगा भी, उसको डिले होगा चलने में, तो लेट से चलना शुरू करेगा और बोलना भी लेट से शुरू करेगा। स्लोनेस शोन एज डिलेड फॉन्टेनल क्लोजर। जो एंटीरियर फॉन्टेनल है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, उसका क्लोज होने का एक सर्टेन टाइम है कि 18 मंथ में क्लोज होगा एंड 12 मंथ में क्लोज होगा। बट अगर ये क्लोज नहीं होता है, वो डिलेड फॉन्टेनल है, तो ये प्रक्रिया काम में मिलेगा। लेट और डिफ़िकल्ट डेंटिशन। डेंटिशन एक तो लेट होगा, ऊपर से डिफ़िकल्ट होगा। दांत जब जैसे आना चाहिए उससे नहीं आ रहा, बहुत पेनफुल होगा, बहुत डिलेड होगा। इन स्लोनेस टू लूज क्रैडल कैप। जो क्रैडल कैप है दैट इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो बच्चे के सिर पे मिलता है, तो वो नॉर्मली हट जाना चाहिए एक सर्टेन टाइम के बाद, बट वो उस पर परसिस्ट कर गया है और वो रिमूव होने में टाइम लग रहा है, तो वहाँ स्लोनेस मिलेगा। लेट टू डेवलप मोटर स्किल। जो भी उसका मोटर स्किल है चलने का, तो स्लो टू वॉक, तो यहाँ पे स्लोनेस रहेगा। लेट टू एक्वायर ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल। तो जो ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल, जो हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को कि अब तुमको टॉयलेट यूज़ करना है, खुद से सीखना है, तो इसमें उसको बहुत डिले होता है। इंट्रोवर्जन। जो स्लो बच्चा रहेगा वो जनरली इंट्रोवर्ट भी रहेगा, शांत रहेगा, खुद में रहेगा, बहुत ज़्यादा लोगों से मिंगल नहीं करेगा। चिल्ड्रन डिस्कवर अर्ली इन लाइफ दैट दे आर स्लोअर दैन अदर देयर एज। बच्चा को बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज हो जाता है कि वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा स्लो है, उसके सेम एज ग्रुप का लोग है बट वो स्लो है। ड्यूरिंग प्ले दे फाइंड देमसेल्फ स्लो एट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो कोई भी गेम खेल रहा है तो ये पीछे रह जाएगा, कोई रेस भी हो रहा है तो ये पीछे रह जाएगा। परहैप्स टू द एक्सटेंट दैट अदर चिल्ड्रेन टॉन्ट एंड लाफ एट दैम। तो वो इतना स्लो रहेगा कि धीरे धीरे बाकी दोस्त लोग उसका मजाक बनाना शुरू कर देंगे, उसको टॉन्ट कर देंगे, तो इसके कारण वो उन लोग से उतना मिलना ही नहीं चाहेगा। टू अवॉइड दिस रिडिक्यूल दे मे बिकम क्वाइट withdrawn loners who play by themselves and do not seek out friendship with others। तो वो इतना एकदम शांत रहने लगेगा, ना किसी से मिलेंगे, ना कोई में मजाक उड़ाएगा, वो अकेले रहेगा, अपना किनारे रहेगा, ज़्यादा किसी को उसको दोस्त नहीं चाहिए, ज़्यादा किसी के साथ खेलेगा भी नहीं। सो इंट्रोवर्जन इसमें इम्पॉर्टेंट है क्राइटेरिया कार्ड में। फिर कॉशियसनेस। द चाइल्ड इज़ कॉशियस एंड रिफ्यूजेज एनीथिंग न्यू। चूँकि वो स्लो है, उसको चीज़ों को फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगता है, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा कॉशियस होगा। तो कोई भी अगर कोई नया खिलौना दे रहे हैं तो पहले उसको देखेगा कि वो कोई हार्म करेगा नहीं करेगा, कैसे चलता है नहीं चलता है, आवाज़ आता है, लाइट जलता है, वो पूरा एनालिसिस कर लेगा, उसके बाद उस टॉय से खेलना शुरू करेगा। So the child is cautious and refuses anything new for the length of time until he can assimilate। तो एक सर्टेन टाइम तक वो उस चीज़ को इग्नोर करेगा जब तक कि वो समझ नहीं जाए कि हाँ भाई हम इस चीज़ से खेल सकते हैं। फिर क्लोजर ऑन इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि वो बहुत स्लो है, उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कोई भी टास्क करना है तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है, उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहा है। कोई पजल ही अगर जोड़ना है उसके पीसेस को, तो उसको बहुत टाइम लग रहा है जोड़ने में। So extra time is also needed to finish task the children has begun. When parents looking in on the children think she seems to be pleased, enjoying herself with her project, the child is actually hard at work trying to finish what she started। जो पेरेंट्स है वो देख के बहुत खुश होने के, बच्चा बहुत मन लगा के पजल बना रहा है, बहुत खुश हो के बहुत मन लगा के पेंटिंग कर रहा है, तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो चाह रहा है कि इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दें, उससे हो नहीं रहा है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। Anything left undone nags at her consciousness, she feels compelled to finish it। तो कोई भी चीज़ अगर अनडन है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा और चाहेगा कि जल्दी जल्दी उसको ख़त्म कर दे। एज अ रिजल्ट इट may seem to the parent at times that the child is deliberately disobeying or being obstinate। तो अल्टीमेटली फिर ऐसा लगेगा कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स का बात नहीं सुन रहा है, डिसओबे कर रहा है और बहुत ज़िद्दी हो रहा है। लाइक अगर वो कोई पजल बना रहा है, उसको बोला गया कि कोई और काम करो, चलो खाना खा लो, तो नहीं, पहले वो पजल बनाएगा उसके बाद वो खाना खाएगा। तो यहाँ पे वो डिसेबॉर्ड ज़्यादा जैसा भी फील आता है कि वो पेरेंट्स का बात नहीं सुन रहा है, ज़िद्दी हो रहा है, बट एक्चुअली वो अपने काम को बहुत ही इतना कॉन्शियसली कर रहा है कि उसको कंप्लीट करना है। Concentration. The slowness leads to very deep and lengthy concentration even in the very young age। तो कम जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोग किसी चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अभी टीवी देख रहे हैं, फिर उधर मोबाइल चलाना है, फिर ये वाला खिलौना से खेलना है, फिर वो उधर कोई आया उससे बात करना है, फिर उधर चॉकलेट मिल गया, तो वो
इधर उधर माइंड भटकता है। बट ये कैलकुलिया का आपको जो बच्चा रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा। सो द स्लोनेस लीड्स टू वेरी डीप एंड लेदी कॉन्सेंट्रेशन। वो बहुत देर तक कोई एक काम कर सकता है और बहुत कम एज में ये चीज़ एक्वायर हो जाता है। बेबीज ओनली सेवरल मंथ्स ओल्ड कैन प्ले बाय देमसेल्फ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जनरली कोई बच्चा है थोड़ा देर खेलेगा फिर उस चीज़ को छोड़ देगा, वो खिलौना फेंक देगा, फिर दूसरे खिलौने से खेलेगा। बट वो एक इसका है कि कोई एक चीज़ खेल रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसमें वो बहुत देर तक उसको बैठा दो, वो अपना वो काम करते रहेगा। In a room full of active children and loud adults, the child manages to remain intensely focused on his play, apparently unaware of anything around him. अगर कोई एक रूम है जहाँ के बहुत से एक्टिव चिल्ड्रन है, लाइक कोई बर्थडे पार्टी है या फिर कोई फैमिली गेट टुगेदर है, ढेर सारा बच्चा है जो इधर उधर उठा पटक कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपस में जोर जोर से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना काम कर रहा है, जिस चीज़ को कर रहा है। अगर वो अपना ड्राइंग बुक लेके बैठा है कलर करने के लिए, तो वो वही काम करेगा विथ फुल कंसंट्रेशन। Physical general, children show a poor assimilation of calcium as well as malfunction of the thyroid gland, which lead to slow mental and physical development. तो इसमें कैलकुलिया काम में कैल्शियम का एसिमुलेशन पुअर होता है, यानी कि वो कंज्यूम कर रहा है बट वो एसिमुलेट नहीं हो रहा प्रॉपरली, एंड थायराइड अफेक्टेड रहेगा क्योंकि थायराइड से कैल्सिटोनिन डिजीज होता है जो कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट करता है। तो थायराइड का भी फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो ये आपस में इंटररिलेटेड है। तो थायराइड एक्टिविटी का चीज़ है, तो जब थायराइड मेल फंक्शन है वो उतना काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए एक्टिविटी जो रहेगा वो स्लो रहेगा। दीज चिल्ड्रन आर टायर इजली एंड सीम मेल नरिश्ड समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ रिकेट्स और मैरिस्मस। तो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मेल नरिश्ड लगेगा, वो अगर खा भी रहा है प्रॉपरली तभी वो मेल नरिश्ड लगेगा, और इस एक्सटेंट तक लगेगा क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम है, वहाँ पे बोन है, तो वो प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिससे कान की रिकेट्स हो सकता है, मैरिस्मस हो सकता है। Many symptoms may develop when metabolism changes such as during dentition। ये जो भी मेटाबॉलिज्म का जो चेंजेस आता है बॉडी में उस समय ज़्यादा इफेक्टेड है, लाइक डेंटिशन के फेज़ में, जब बच्चा चलने का लर्न कर रहा है उस फेज़ में। हेयर नेल्स एंड बोन ऑफन ग्रो पुअरली, कुछ भी प्रॉपर नहीं है, सब कुछ डिफॉर्म्ड हो रहा है, दांत जो है वो टाइम पर नहीं आ रहा है, चलने में स्लोनेस हो रहा है, हेयर नेल्स बोन ये सारी चीज़ पुअरली ग्रो हो रहा है। जो ग्लैंड्स है वो इनलार्ज हो रहा है, स्कोफुलस कंस्ट्रक्शन है, तो जो ग्लैंड्स है वो इनलार्ज रहेगा, इंजुरेट ईजिली हार्ड रहेगा। मे बिकम एनेमिक एंड चिली एज द एज, जैसे जैसे बड़ा होगा वो ज़्यादा चिली रहेगा, एनेमिक रहेगा। कैरेक्टरिस्टिकली पर्सपायर एवर दो दे आर कूल, तो पसीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सपिरेशन कैलकुलिया काम में, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सपायर करता है। द इन्फेंट इज़ फ्रिक्वेंटली अ फ्लॉपी बेबी, फ्लॉपी बेबी यानी कि बहुत लूज, बहुत हाइपोटोनिक, उसको फ्लॉपी बेबी बोलते हैं। सॉफ्ट होगा, फैट होगा, लिम्फेटिक एंड मस्कुलरली वीक, इन हुम एवरीथिंग ऑपरेट्स इन लो गियर। तो जो फर्स्ट पिक्चर है वो नॉर्मल बेबी का है, उसका गर्दन टाइट है, हाथ टाइट है, नी के पास टाइट है, वो एक टोनिसिटी दिख रहा है। देखिए जो फ्लॉपी बेबी है उसका गर्दन लूज है, एकदम लटका हुआ है, हाथ लूज है, पैर लूज है, जैसे कोई सोया हुआ बच्चा जैसे लूज रहता है उस तरीके से वो जागे हुए में भी रहता है, उसको फ्लॉपी बेबी कहते हैं, जो कि आइडियली कैलकुलिया का आपको सिग्निफाई करता है। स्लोनेस टू लूज कैडल कैप, तो जो कैडल कैप है वो बहुत स्लोली लूज होता है, तो ये सारा स्लोनेस कैलकुलिया कैप में है। नेक्स्ट मेडिसिन इज मेडोराइनम, मेडोराइनम भी है ड्वार्फिज्म के लिए है। सीरियस इलनेस दैट बिगिन फ्रॉम बर्थ, तो जनरली जो सीरियस कोई एक इलनेस है जो कि सिंस बर्थ है उसमें मेडोराइनम देते हैं। जो पेशेंट है, जो बेबी है, डिफ़िकल्टी फॉलिंग एस्लीप, उसको सोने में बहुत डिफ़िकल्टी होगा। बीइंग टू रेस्टलेस टू रिलैक्स, बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस रहेगा, रिलैक्स नहीं कर पाएगा। वेकअप ऑफन फ्रॉम द एब्डोमिनल पेन्स ऑफ कॉलिक, तो कॉलिक का कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण कि वो बार बार उठ जाएगा। इन्फेंट्स विद अदर कैरेक्टरिस्टिक डाइजेस्टिव सिस्टम सिम्टम, और बाकी और भी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी सिम्टम रहेगा वो भी मेडोराइनम में प्रोमिनेंट होता है। They favor sleeping on their stomach with their knees tucked under their chest and their buttock in the air। तो ये टिपिकल स्लीपिंग पोजीशन है मेडोराइनम पेशेंट का, मेडोराइनम बेबी का जो कि अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो अल्टीमेटली वो पेशेंट ही है जब तक वो ट्रीटमेंट हो रहा है। सो वो अपने बेली पे लाई करेगा, स्टोमक पे लाई कर रहा है, उसका नी जो है वो टकल्ड है इनवर्ड, और इसी तरीके से वो रहेगा, अपना सर उसका एक साइड है,
इनफैक्ट जब एज़मा का भी जो पेशेंट रहेगा वो भी इस तरीके से एकदम सिकुड़ करके सोना चाहेगा। इससे उसको खांसी का पोजीशन में जब उसको खांसी होता है तो इस पोजीशन में उसको रिलीफ मिलता है। तो ये मेडिटेरेनियम का फेवरेट पोजीशन है। बेबीज हैव फ्रीक्वेंट स्टफल्स एंड कोल्ड्स विथ थिक येलो ग्रीन म्यूकस। तो थिक येलो ग्रीन बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है मेडिटेरेनियम का। येलो डिस्चार्ज, ग्रीनिश डिस्चार्ज, येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज। सो थिक येलो ग्रीन म्यूकस दैट क्रस्ट आउटसाइड द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के आसपास वो जम जाएगा एज क्रस्ट। ऑकर फ्रॉम बर्थ, उसको बचपन से ही कुछ ना कुछ सर्दी खांसी कुछ ना कुछ लगा रहेगा। जैसे गार्जियन आके बोलेंगे कि बच्चा को जब से जन्म लिया से कुछ ना कुछ सर्दी का चीज़ होते ही रहता है। ब्राउट ऑन बाय डैम्पनेस, तो मेडिटेरेनियम है, साइकोसिस है, तो डैम्पनेस से उसको प्रॉब्लम होगा। कफ दैट अकम्पनी दिस कोल्ड्स आर वेट साउंडिंग, जब वो खांसेगा भी तो वो साउंड करेगा कि वेट साउंडिंग है। स्पेशली एट नाइट, नाइट में एग्रेवेशन होगा। टोडलर्स में लाई इन नी टू चेस्ट पोजीशन, जिससे से उसका स्लीपिंग का पोजीशन था नी टू चेस्ट पोजीशन, इस तरीके से बच्चा लाई करना चाहेगा, उससे उसके कफ में रिलीफ मिलता है। इवेंचुअली लीड्स टू एज़मा, और ये कंप्लेन अगर वो प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला या फिर जो कंप्लेन है वो और बढ़ते गया, लाइक डैम्पनेस के कारण हो रहा है, तो ये सब अगर बढ़ते गया तो इवेंचुअली वो एज़मा में भी कन्वर्ट हो सकता है। फेलियर टू थ्राइव, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है डिलेड मास्टर में। फेलियर टू थ्राइव यानी कि कितना भी खा रहे हैं, जो बच्चा है वो मेल नरिश्ड है, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है कि वो फिजिकली डेवलप नहीं कर पा रहा है, उसका जो वेट है वो गेन नहीं हो रहा है, जो हाइट है वो नहीं बढ़ रहा है। सो फेलियर टू थ्राइव विथ अ बिग एपेटाइट, एपेटाइट बहुत अच्छा है, बहुत खा रहा है, बट उसका वेट नहीं बढ़ेगा। वॉमिट मिल्क जस्ट स्वेलोड विथ येलो म्यूकस, तो येलो म्यूकस नाक के पास येलो क्रस्ट मिलता है, येलो ग्रीनिश क्रस्ट। वॉमिटिंग करेगा, मिल्क पिया तो उसको वॉमिट आउट कर देगा, उसमें येलो म्यूकस मिलेगा। टॉडलर्स बाइट देयर नेल्स इंक्लूडिंग देयर टो नेल्स, नॉर्मली बच्चा अपना नाखून दांत से काटता है, ये ज़्यादा एक्टिव बच्चा है, ये अपना पैर का नाखून भी अपने दांत से काट लेता है। टॉडलर्स आर वार्म एंड लाइक टू वेयर एज लिटिल क्लॉथिंग एज पॉसिबल, तो जो बच्चा है वो वार्म रहेगा और बहुत ज़्यादा उसको कवरिंग नहीं चाहिए। इन्फेंट्स हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस मैजम, यानी कि उसके फैमिली हिस्ट्री में भी अगर साइकोसिस का मैजम रहे तो ये चीज़ देखेंगे। इन्फेंट्स ऑफन अपीयर स्टंटेड फिजिकली, यानी कि फिजिकली हाइट कम रहेगा, इमोशनली और मेंटली, तो मेंटली भी वो डल हो सकता है, इमोशनली भी वो उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करे, इस तरीके का मेडिटेरेनियम का पेशेंट रहेगा। एक्जिमा होगा, कैन डेवलप फ्रॉम बर्थ, तो इसमें बहुत सा कंप्लेन है जो कि सिंस बर्थ मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर मैथमेटिक मेडिसिन है, तो एक्जिमा सिंस बर्थ रहेगा। रैश में बिगिन और बी वर्स्ट इन पेरिनियल एरिया, जो पेरिनियम है उस एरिया में रैश मिलेगा और वो ज़्यादा वर्स्ट होगा। एक्जिमा में अल्टरनेट विद बाउट्स ऑफ एज़मा, तो स्किन डिजीज़ और एज़मा ये अल्टरनेट करता है, ये बहुत लोगों को पता ही होगा कि एक्जिमा है, अगर उसको सप्रेस कर दिया किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन से तो बाद में वो एज़मा हो सकता है। या फिर किसी एज़मा का पेशेंट से पूछेंगे कि कोई स्किन इरप्शन हुआ था कभी, तो पेशेंट बताता है कि हाँ बचपन में हुआ था, कोई क्रीम लगाए थे तो वो ठीक हो गया। तो एक्जिमा और एज़मा का तो कॉम्बिनेशन है कि अगर वो सप्रेस करेंगे फिजिकल एलिमेंट को तो वो मेंटल एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, इसलिए किसी मेडिसिन को एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने के बजाय इंटरनल मेडिसिन देते हैं। फिर पेरिनियम सबसे ज़्यादा यहीं पे रैश होता है, तो रेडनेस होगा, ब्लिस्टरिंग होगा, डायरिया फ्रॉम बर्थ हो सकता है। इन चिल्ड्रन हैव फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव यानी कि जो इतना उसको डायरिया सीवियर है कि उसका वेट गेन हो ही नहीं रहा है, खा रहा है बट डायरिया के कारण कुछ बचता नहीं है। स्टूल म्यूकस येलो ग्रीन एक्सकोरिएट्स द एनस, वो जिस रीजन में जाएगा, जिसका जो भी डिस्चार्ज है जिस रीजन में जाएगा उस रीजन को एक्सकोरिएट करेगा। स्टूल है तो वो एनल के रीजन को एक्सकोरिएट करेगा। यूरिन है तो जो यूरेथ्रा का रीजन है उसको एक्सकोरिएट करेगा, एसिडिक होगा। बॉयज़ में रिकरेंट फिमोसिस का केसेस मिलेगा। फीमेल है तो वेजाइनल इन्फेक्शन मिलेगा, उसमें जो डिस्चार्ज होगा उससे डायपर येलो होगा, डिस्चार्ज ऑफेंसिव होगा, वो भी एक्सकोरिएटिंग होगा। ये जो भी डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो यूरिन हो, स्टूल हो, वेजाइनल डिस्चार्ज हो, वो एक्सकोरिएटिंग होगा, आसपास के एरिया को रेड करेगा और वहाँ पे ब्लिस्टरिंग रैश रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन इज ट्यूबिकुलिनम फॉर द कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के ट्यूबिकुलिनम देते हैं। मैं हैव हैड अ सिबलिंग हु वाज बोर्न एनसेफेलिक, तो अगर किसी को एनसेफेली था उसके किसी सिबलिंग को, तो ऐसा हिस्ट्री में मिलता है। एनसेफेली यानी कि जो स्कल वॉल्ट है वो एब्सेंट होता है, तो ऐसा कोई सिबलिंग हो ऐसा हिस्ट्री में मिल सकता है। बेबीज आर ऑफन बॉर्न विथ लॉन्ग हेयर ऑन द स्कैल्प एंड अलॉन्ग द स्पाइन एंड हैव लॉन्ग आई लैशेज,
तो यहाँ पे स्कैल्प पे लॉन्ग हेयर, जनरली हेयर होता है तो बहुत छोटा होता है, बट इसमें लॉन्ग हेयर मिलेगा, स्पाइन पर भी हेयर मिलेगा और आईलैशेस लॉन्ग होगा। स्वॉलन इंड्यूरेटेड सर्वाइकल ग्लैंड मिलेगा, ट्यूबरक्लाइनम है तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग रहेगा। दे लाइक मिल्क। दिस डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केल्टल डिफॉर्मिटी, तो बोन्स में डिफॉर्मिटी मिलेगा, क्लेफ्ट पैलेट मिलेगा, न्यूनेटल न्यूमोनिया कि बचपन से ही उसको न्यूमोनिया है, हाइड्रोसिल का इशू हो, हर्निया का इशू हो, स्पेशली बच्चों में अम्बिलिकल हर्निया का केसेस बहुत ज़्यादा रहता है सिंस बर्थ, तो ये सारी डिफॉर्मिटी के लिए ट्यूबरक्लाइनम देंगे। इरिटेबिलिटी, तो इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग डेंटिशन, जब दांत आ रहा तब बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगा, सुबह में उठेगा तब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करेगा, जब भूख लगा है तब बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा। और इस इरिटेबिलिटी के कारण इट में लीड टू नेस्टी बिहेवियर इन यंग चिल्ड्रेन। इट बाइट अदर्स, लोगों को दांती काटेगा। पुटिंग अप अ फस, बहुत फसी होगा, ये नहीं खाएंगे वो खाएंगे, ये टॉय से नहीं खेलेंगे वो टॉय से खेलेंगे, इससे बात नहीं करेंगे उससे बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा फसी होगा। प्रिवेंटिंग पेरेंट्स फ्रॉम चेंजिंग द डायपर, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा कि उसका डायपर चेंज करना भी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। टीथ का इशू बहुत प्रोमिनेंट है। टीथ इरप्ट्स टू सून, दांत वो जनरली अब तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो डिलेड पढ़ देते हैं, इस केस में कि दांत जो है वो बहुत जल्दी आएगा। टीथिंग इज पेनफुल एंड कॉजेज फीवर, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड इरिटेबिलिटी। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विद द नंबर एंड पोजिशन ऑफ टीथ, जो टीथ का नंबर है वो जो नॉर्मली होता है उससे कम रहे उसमें प्रॉब्लम रहेगा, या फिर इम्पैक्टेड टीथ यानी कि नॉर्मली टीथ अगर इस तरह से इरप्ट करता है तो वो इस तरह से लेटा हुआ रहे, तो सोया हुआ दांत है कि वो इरप्ट भी नहीं हो रहा है, आसपास के एरिया को भी प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, तो उसका पोजीशन में प्रॉब्लम रहे। बेबीज ग्राइंड देयर टीथ एज सुन एज दे इरप्ट एंड सम इन्फेंट्स आर बॉर्न विथ ऑलरेडी इरप्टेड टीथ। कुछ केसेस ऐसे भी हैं, कोई बच्चा है जिसका दांत पहले ही आ गया था, उसका जन्म लिया ही था उसका दांत था, तो वो ट्यूबरक्लाइनम वैसे केस में हम लोग कंसीडर करेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईयर नोज थ्रोट लंग्स यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी इन्फेक्शन मिल सकता है, लोअर का भी। बॉर्न विथ, यहाँ पे मेनली है कि सिंस बर्थ बहुत सारा कंप्लेन है, सो बॉर्न और डेवलप फ्लूइड इन लंग्स और निमोनिया इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग में ही रहे या तो उसको जन्म से ही रहे या फिर जैसे ही जन्म लिया उसके ठीक बाद से उसको ये प्रॉब्लम रहे। ऑकर्स स्पेशली व्हेन वेदर चेंजेस टू कोल्ड एंड वेट एंड आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, तो जो टिपिकल जो ट्यूबरकुलर थिंग है कि कोल्ड से एग्रेवेशन होता है। पर्सपायर प्रोफ्यूजली एट नाइट, नाइट में पर्सपायरेशन बहुत ज़्यादा होगा, नाइट स्वेट्स। हैव फीवर दैट इंक्रीज इन आफ्टरनून, डेवलप डायरिया एंड बिकम ब्राइटली रेड फेस्ड एंड इरिटेबल। डायरिया, ऑफन लूज वेट, जनरली इसमें वेट लूज होगा विद डायरिया, इवन इफ दे नर्स एंड ईट ऑफन। बॉर्न थिन और आर बॉर्न प्लम्प एंड सडनली थिन डाउन, या तो वो पतला ही जन्म लेगा या फिर पहले सही था वेट, धीरे धीरे वो वेट जो है वो कम होने लगा। इन अर्ली चाइल्डहुड टू बिकम टॉल, फ्रेल, अनेमिक चिल्ड्रेन इवन इफ दे ईट एज मच एज एडल्ट, उसका डोज सही है, अच्छा खासा खाना खा रहा है, एक एडल्ट जितना खाता है उतना खाएगा, तब भी वो टॉल है बट वो फ्रेल, वीक है, अनेमिक रहेगा। इट इज़ हार्ड फॉर दिस चिल्ड्रेन टू गेन वेट, तो वेट गेन इसमें बहुत रेयरली होता है। चिल्ड्रेन ग्रो क्विकली एंड गेन हाइट ईजिली, बट दे वाइंड अप पेइंग फॉर इट विद बोन्स दैट कैन नॉट कीप अप विद देयर फास्ट पेस्ड ग्रोथ, तो बच्चे का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, दो फेज है, या तो बहुत फास्ट होगा या तो बहुत स्लो होगा, तो हो सकता है बच्चे का ग्रोथ बहुत फास्ट हो बट जिस स्पीड से उसका हाइट बढ़ रहा है उसका बोन उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। द अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रेन में सफ़र फ्रॉम स्कॉलियोसिस, यानी कि जो एस शेप्ड वर्टिब्रा होता है, कर्व्ड रहेगा उसका वर्टिबल कॉलम, स्कॉलियोसिस मिलेगा। रिकेट्स मिलेगा, ऑस्गुड शैटलर्स डिजीज़ मिलेगा जिसमें कि नी के ठीक नीचे टिबिया के पास एक नोड जैसा आता है जो बहुत पेनफुल होता है, एंड ऑफन फ्रॉम ग्रोइंग पेन, तो जब वो ग्रो हो रहा है उसके बोन में पेन होता है। तो जो फर्स्ट पिक्चर है वो नॉर्मल स्पाइन है, जो सेकंड पिक्चर है वो स्कॉलियोसिस का है, सो स्पाइन विथ स्कॉलियोसिस एस शेप्ड होगा, जो स्पाइन है वो कर्व हो गया है क्योंकि इतना रैपिडली ग्रोथ हुआ है कि कैल्शियम का जो उसका नीड है वो फुलफिल प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जो प्रॉपर बोन डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। फिर रिकट्स, उसमें है अनयूजुअल स्कल शेप, जो स्कल का शेप है वो अनयूजुअल होगा, डेंटल प्रॉब्लम होगा, अनयूजुअल कर्व और स्पाइन जो स्कॉलियोसिस है वो मिलेगा, मसल वीक रहेगा, बोर्ड लेग रहेगा, जेन्यू वेलगम या फिर वेरस दोनों हो सकता है, वाइड एंकल रहेगा। फिर ऑस्गुड शैटलर डिजीज़ जिसमें कि जो पैटेला है, पैटेला के ठीक नीचे एक पैटेलर टेंडन होता है,
वहाँ पे वो बल्ज होता है, जिसके कारण कि जो टिबिया बोन है, जिसको कि शिन बोन भी कहते हैं, वहाँ पे थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। एंड जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो वो और बढ़ते जाएगा और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जिसको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज़ कहते हैं। The opposite is also true. They may also grow very slowly and remain small in stature, fail to develop teeth on schedule, or have a fontanelle that remain open too long. तो या तो बहुत ज़्यादा उसका हाइट बढ़ गया या फिर बहुत स्लो हुआ, जिसके कारण कि उसका हाइट कम रहेगा, जो टीथ है वो डेवलप नहीं कर रहा है। पहला फेज़ था कि बहुत जल्दी डेवलप कर गया एज से भी पहले। सेकेंड फेज़ है कि बहुत स्लो है, जो fontanelle है वो बहुत टाइम तक लॉन्ग रिमेन ओपन रहे। In general, infants may be retarded in all their mental acquisitions and have large and misshapen heads, swollen glands, bone anomalies, and constant upper respiratory tract infection. तो मिसशेपन हेड भी मिलेगा, जिसको कि प्लेजियोसेफेली कहते हैं या फिर फ्लैट स्कल कहते हैं, फ्लैट हेड कहते हैं। जो हेड का जो प्रॉपर शेप है वो एक साइड से दबा हुआ रहेगा, चाहे वो इंटर लाइफ में इस तरह से दबा हुआ रहे या फिर आफ्टर बर्थ अगर बच्चा जब एक ही साइड करवट ले रहा है तो एक साइड दब जाता है। तो क्योंकि बोन बहुत सॉफ्ट है और जो ग्रोथ हो रहा है तो उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो फ्लैट हेड सिंड्रोम इसमें मिल सकता है। फिर है एनाटॉमी। चिल्ड्रेन सिम टू अबाउट 4 to 6 years ऑफ एज बिफोर पैथोलॉजी बिगिनस। तो इसमें जो पैथोलॉजी है वो थोड़ा लेट से मिलता है एनाटॉमी में। बच्चा 4 साल से 6 साल का एज का हो गया तब जाकर के जो डिलेड सिम्टम रहेगा वो मिलेगा। Their desire for cleanliness may begin early. Toddlers of 17 months may toilet train themselves. तो इसमें ये बहुत ही साफ़ सुथरा बच्चा रहेगा, इसको क्लीनिनेस बहुत पसंद है। 17 मंथ के एज में भी वो टॉयलेट ट्रेन हो जाएगा। नॉर्मली 2 साल या फिर उसके बाद, जनरली 2.5-3 साल के एज में बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो जाता है कि अब खुद से वो टॉयलेट जा रहा है, बट ये अर्ली सीख जाएगा। दे मे लाइक टू वेयर बीब्स। तो बीब जब उसको खाना खिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, तो एक कपड़ा होता है जो कि गले में लगाया जाता है, तो बहुत बच्चा उससे इरिटेट होता है, उसको हटा देता है, बट वो बहुत सफाई पसंद बच्चा है तो वो अपना बीब लगा के रहेगा, एकदम साफ से रहेगा। एप्थी ऑफ माउथ आर कॉमन। एनाटॉमी में एप्थी कॉमन है। इन्फेंट कैन बी ओवरली थिन, बहुत ज़्यादा पतला होगा, एंड लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक। दे डिसलाइक हीट एंड परहैप्स सनलाइट एंड अपीयर पेल एंड एनीमिक। दे क्राई लिटल। वो इसमें सब कुछ कम कम है, रोएगा कम, बोलेगा कम, और कम्युनिकेशन भी बहुत कम लोगों से रखेगा। जनरली अकेला रहना चाहेगा, उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अगर वो खेल रहा है तो उसको शांति से खेलने दो। ही डिसलाइक बीइंग हैंडल्ड एंड फॉन्डल। कोई उसको पकड़े, उसको गोदी ले, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। डायरिया। इट डिसलाइक्स मिल्क। इट कॉजेज नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉलिक एंड डायरिया। तो डायरिया जिससे सिलिक डिजीज़ होता है कि वीट का प्रोडक्ट खा रहे हैं तो उससे डायरिया होता है, तो उससे इसमें भी क्रॉनिक डायरिया मिलेगा, जो कि ऑर्डरलेस होगा और प्रोजेक्टाइल होगा, एक फोर्स के साथ आता है। मॉर्निंग डायरिया होगा, बहुत ज़्यादा फ्लैटस होगा। दिस सिंड्रोम इज नोटेड स्पेशली इन स्मॉल बेबीज हु ईट वेल बट नॉट गेन वेट नॉर्मली। तो सब में ये प्रॉब्लम रहेगा, ऑलमोस्ट सारे केसेस में इस तरह का सिम्टम मिलेगा। बैटाकार्ब ड्वार्फिज्म के लिए यूनिवर्सल मेडिसिन है, फॉर मेंटली एंड फिजिकली दोनों ड्वार्फिज्म रहेगा। डल माइंडेड, स्लो लर्नर, स्पीच स्लो रहेगा, वॉकिंग स्लो रहेगा। फियर ऑफ स्ट्रेंजर, जो नए लोग मिलेंगे जिसको नहीं जानता है तो उससे बहुत ज़्यादा डर रहेगा। रिटार्डेड डेवलपमेंट आफ्टर ट्रॉमा और वैक्सीनेशन, कोई ट्रॉमा है या फिर कोई वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद डेवलपमेंट रिटार्डेड है, ऐसा भी देखा जाता है। कैलकेरिया में भी स्लो है, बच्चा स्लो लर्निंग टू वॉक है। बैटा में भी स्लो लर्निंग टू वॉक है, बट एक डिफरेंस है। कैलकेरिया हैज़ मिजरेबल वीकली लिम्स, फ्लैबी मसल्स, पुअर बोन्स एंड हेंस ही इज लेट लर्निंग टू वॉक, while beta carb is late learning how to walk even with pretty good limbs. कैलकेरिया में है कि उसका बोन प्रॉपरली डेवलप नहीं है, उसका लिम्ब बहुत वीक है, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा है। बेटा कार्ब में है कि बोन प्रॉपरली डेवलप्ड है, लिम्ब्स भी प्रॉपर है, आराम से चल सकता है, बट वो चलने आता नहीं है, वो सीखा नहीं है, क्योंकि वो स्लो लर्नर है, इसलिए वो स्लो चलना सीख रहा है, स्लो लर्नर है। जबकि कैलकेरिया में वो वीकनेस ही है, अगर वो चाहे तो भी नहीं चल सकता है। तो कैलकेरिया लेट वॉकिंग, बेटा कार्ब लेट लर्निंग टू वॉक। बेटा कार्ब में चाइल्डिश मैनर ऑफ डूइंग थिंग्स एंड चाइल्डिश बिहेवियर, एज ज़्यादा रहेगा तभी चाइल्डिश बिहेवियर मिलेगा। प्लेइंग विथ डॉल्स एंड सेइंग फुलिश थिंग्स, एज बड़ा हो गया बट अपने एज का ना होकर के वो थोड़ा कम ही रहेगा मेंटली भी, तो ये बेटा कार्ब में बहुत कॉमन है। हाइड्स बिहाइंड द फर्नीचर व्हेन स्ट्रेंजर्स कम इन
विल हाइड एट ऑफ शेम और समथिंग एज इफ एफ्रेड। कोई भी अगर नया आदमी आया तो वो टेबल के पीछे, दरवाजा के पीछे, कोई भी फर्नीचर के पीछे छिप जाएगा, उसको दिखना ही नहीं है। अब वो छिप रहा है या तो वो डर गया है इसलिए छिपता है, या फिर उसको शर्म आता है इसलिए छिपता है। It doesn't seem to do any good to teach, or for it does the same thing over and over and remain untrained. उसको कितना भी सिखाओ, उसको बार बार सिखाया जाता है ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, बट फिर भी अल्टीमेटली वो अनट्रेंड है। दे आइदर कैन नॉट कम्प्रिहेंड, या तो वो समझता नहीं है, या तो उसको याद नहीं होता है, या फिर जो याद होता है वो भूल जाता है। तो उसकी मदर सोचती है कि इसको कुछ याद नहीं होता है, उसकी टीचर कंप्लेन करती है कि उसको कुछ आता नहीं है, कुछ याद करने का कैपेसिटी नहीं है। तो ये टिपिकल बेटा कार्व है कि उसको कितना भी सिखाओ उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। When the beta calf babies appear in the clinic, they will keep the hand up over the face and peek out through the fingers. जब कोई बाहरी आदमी आया था तो फर्नीचर के पीछे छिप जा रहा था। अभी ये खुद एक स्ट्रेंजर के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, कुछ छिपने के लिए है नहीं, तो हाथ से अपना फेस छिपाएगा और साइड से फिंगर के गैप से देखेगा कि क्या बोल रहा है डॉक्टर, नहीं बोल रहा है। तो इसका हाइडिंग इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। द चाइल्ड डजेंट वांट टू प्ले एंड इट सिट्स इन द कॉर्नर, अपना वो कोना में बैठा रहेगा। डजेंट पे एनी अटेंशन टू इट्स टॉयज, सिट्स एंड सिट्स, वो बस आराम से बैठा रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। डजेंट सीम टू बी थिंकिंग, अ लैक ऑफ एबिलिटी टू थिंक, जिसमें थिंकिंग का एबिलिटी भी ज़्यादा नहीं रहेगा। कार्सिनोसिन, इट इज़ इक्वली इफेक्टिव इन चिल्ड्रन विथ अरेस्टेड ग्रोथ, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेनली लो इम्यूनिटी, द चाइल्ड हु हैव वेरी लो इम्यूनिटी एंड थस सफ़र फ्रॉम रिकरेंट सीवर इन्फेक्शन, उसको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते रहेगा, इससे कान वीकनेस रहेगा। कार्सिनोसिन इज ऑल्सो द मेडिसिन फॉर ऑटिस्टिक डिजीज, ऑटिज्म के लिए, एंड विथ डेवलपमेंट डिले, ये दोनों केसेस के लिए। सच केसेस शो मार्क्ड हाइपर एक्टिविटी एंड रेस्टलेसनेस बिहेवियर, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, तो उस केस में हम लोग कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। चिल्ड्रेन इन सच केसेस ऑफ डेवलपमेंट डिले हैव डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप, जैसे मेड्रोनम का था कि उसको सोने में प्रॉब्लम होता था, इस तरह से कार्सिनोसिन में भी है। देयरफॉर वेयर द चिल्ड्रेन नीड्स टू बी कैरिड अराउंड और रॉक्ड और स्लीप, और वेयर द स्पेसिफिकली स्लीप ऑन द एब्डोमेन, तो इसको बच्चा को ले लेकर आदमी घुमाएगा, झुलाएगा, तब जाकर के वो सोता है। जनरली एब्डोमेन पे सोता है, जैसे मेड्रोनम में वो पेट के बल लेट के सोता था, उस तरह से कार्सिनोसिन में भी है। फॉस्फोरस, गुड नेचर्ड एंड हैप्पी फ्रॉम बर्थ, ये बहुत हैप्पी रहेगा, इसको अफेक्शन बहुत पसंद है, अफेक्शन देना पसंद है, अफेक्शन लेना पसंद है। दे आर एक्सप्रेसिव, दे लाइक टू बी पिक्ड अप एंड हग, नेट्रोम्यू को कोई इंटरफेयर नहीं करे, कोई उसको फॉन्डल नहीं करे, बट ये चाहेगा कि लोग उसको हग करें। दे फियर सडन नॉइजेस सच एज थंडर क्लैप, जो कि एक बच्चे का बेसिक सा सिम्टम है कि अगर बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा है, बिजली कड़का तो डर जाएगा। इन्फेंट्स एंड टोडलर्स ऑफन हेट टू स्लीप अलोन, इसको अकेले सोना पसंद नहीं है। एंड मे फर्स्ट अंटिल अ पैरेंट लाइज डाउन विद देम, तो जब तक कोई साथ में सोएगा उसके बाद ही सोएगा, अदरवाइज ये नहीं सो पाता है। दे वेकअप रिफ्रेश दो परहैप्स हंग्री, सुबह उठेगा फ्रेश रहेगा, बट हंग्री है तो परेशान होगा। टॉडलर्स में अवेकन एट नाइट थर्स्टिंग फॉर अ ड्रिंक, जनरली बच्चा उठेगा रात में, उसको प्यास लगेगा उसके लिए। बेबीज आर बॉर्न विथ लॉन्ग आईलैशेस एंड ब्रिलियंट आइज। एक्यूट इन्फेक्शन एनी वे इन द बॉडी ऑफन लीड टू वॉमिटिंग एंड डायरिया, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम रहे अल्टीमेटली उसको डायरिया वॉमिटिंग होगा, तो डायरिया इसमें बहुत प्रोमिनेंट है फॉस्फोरस में। इट में accompany एनी इलनेस में लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द इलनेस इज रिजॉल्व्ड। इन्फेंट्स आर टिपिकली फाइन स्किन्ड, फाइन फीचर्ड एंड थिन। 3 मेडिसिन है स्पीच डिले के लिए स्पेसिफिकली। एगेरिकस फॉर चिल्ड्रेन स्ट्रगलिंग विथ अनक्लियर स्पीच और स्टटरिंग, अगर स्टटर है किरण वाला फेज तो उसमें एगेरिकस देते हैं। लेकेसिस इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रेन विथ डिलेड स्पीच हुआ शाई और रिजर्व्ड, तो वो शर्म के कारण ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, बैटा के जैसा, दैट इज़ लेकेसिस। कास्टिकम में नॉर्मली वो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट रहेगा, उससे कान प्रॉब्लम है, सो हेल्प्स इन ओवरकमिंग स्पीच डिले कॉज्ड बाय न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। कुछ रूब्रिक्स हैं रिपर्टरी में, लाइक केंट रिपर्टरी में माइंड टॉक स्लो लर्निंग, तो स्लो लर्निंग है टॉकिंग के लिए, माइंड में है, जिसमें कि नेट्रोम्यू सबसे फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है। माइंड इडियोसी, क्योंकि मेंटली भी वीक रहता है, तो इसमें भी बेटा कार्ब है, कैल्केरिया फॉस। डॉक्टर बताइए। यस मैम, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस आप, हाँ जी 2 मिनट ही बचे हैं लास्ट। हाँ, फिर नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड में इम्पेसिबिलिटी। हेड में ओपन फॉन्टनल, तो जो फॉन्टनल रिमेन ओपन है तो उस केस में कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया कार्ब, साइलेसिया फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है।
टीथ में डेंटिशन डिफिकल्ट, कैलकेरिया फोस, कैलकेरिया सैलेसिया। एक्सट्रीमिटीज़ वॉक लेट लर्निंग टू, इसमें कैलकेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑलमोस्ट सब में मिल जाता है, यूनिवर्सल मेडिसिन है। सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड रिटार्डेशन मेंटल, और उसमें फिर फर्दर सब रूब्रिक है चिल्ड्रेन। सिंथेसिस में ही माइंड चाइल्डिश बिहेवियर। एंड मर्फी रिपर्टरी, इसमें एक स्पेशलाइज चैप्टर ही है, चिल्ड्रेन चैप्टर, तो उसमें अलग अलग रूब्रिक मिलेगा। मर्फी रिपर्टरी में चिल्ड्रेन में स्लोनेस मेंटल, अगर मेंटल स्लोनेस है तो बेटा का कैलकेरिया फॉस्फोरस है। फिर चिल्ड्रेन डेवलपमेंट डिलेड और एरेस्टेड, डिलेड यानी कि स्लो, एरेस्टेड यानी कि सर्टेन डेवलपमेंट के बाद वो रुक गया है, हाँ, तो वो एरेस्टेड यानी कि जब तक सीखा तब तक सीखा, उसके बाद तक पहले कुछ नया गोल नहीं बेटा सीख रहा वैसे है। ही बना इसको। रेफरेंसेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला था हमको बाय हुमानी शर्मा, और टॉपिक तो होम्योपैथी, अ चॉइस इन डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ चिल्ड्रेन। एंड बाकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हैनेमन का ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, एस.के. तिवारी फॉर रिपर्टरी, एलन कीनोट, केंट मटेरिया मेडिका, बोरिक मटेरिया मेडिका, सिंथेसिस रिपर्टरी, रडार 10 एंड इंटरनेट ऑफ कोर्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर विदेही। आज का जो हमारा राम मेमोरियल के लिए जो हमारा स्पेशल लेक्चर था, उसमें आपने डेवलपमेंट डिले के ऊपर बताया, बहुत ही अच्छा सेशन था, और अलग अलग आपने मेडिसिन बताई, और ऊपर से रिपर्टरी कौन कौन से रिब्रिक्स हैं वो भी आपने बताया। अभी केसेस का हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं था, हम एक और सेशन रख सकते हैं जिसमें आप केसेस भी प्रेजेंट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विदेही का आज के सेशन के लिए, और इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन आज ओवर हो गया, और मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजय जी को।